ये पढ़ेंगे। और जिस भी स्टूडेंट को ने वो कंसेंट फॉर्म भर दिया है, स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहता है, वो आज 3 बजे तक वो फॉर्म दिया है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड को परमानेंट भी कह देते हैं, परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ऐसे करा कि स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बन गया ना, वो परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट। ऐसे नहीं कि ब्राइट है यहाँ पे डार्क है, थोड़ी देर में यहाँ पे डार्क बन गई यहाँ पे ब्राइट बन गई, ऐसे पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा? इट इज अ इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन डू नॉट चेंज विद टाइम। कि इनकी पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, परमानेंट ही रहनी चाहिए। तो इसको परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न या फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। जहाँ पे ब्राइट होती है इसको मैक्सिमा भी कह देते हैं। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। जहाँ पे डार्क है इसको मिनिमा कह देते हैं, मिनिमा। मिनिमा का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी शुड नॉट चेंज विद टाइम इन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। कंडीशन इसके लिए कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनेगा, तो कंडीशन यही है, फर्स्ट कंडीशन यही है कि सोर्स है ना वो कैसे होने चाहिए, सोर्स है वो कोहेरेंट होने चाहिए। अगर कोहेरेंट सोर्स होंगे तो पैटर्न भी स्क्रीन के ऊपर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ही बनेगा। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं कौन बताएगा? हैंड रेज करो। एग्जाम में आएगा पक्का, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, व्हाट आर देयर कंडीशन, बताओ फिर भी तो बताओ। अनम्यूट करके बोलो। और फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है वो जीरो या फिर कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए, तभी इन सोर्स को हम क्या करेंगे? कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स? दीज आर द सोर्स हैविंग लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कोहेरेंट सोर्स अगर होंगे तो उससे जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कौन सा बनेगा? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी इंटरफेयरिंग वेव है, इंटरफेयरिंग का मतलब इंटरफेरेंस, जो भी लाइट वेव मिलने जा रही है, सुपरपोजिशन होने जा रहा है, उनका एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। ये एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव शुड बी इक्वल, ठीक है। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि जो सोर्स है ना वो नैरो होने चाहिए। सोर्स है वो नैरो। नैरो का मतलब, एक तो जैसे ये पेन है, ये पिन है, यहाँ से लाइट निकले, ये नैरो सोर्स है। एक बैटरी है, इतनी बड़ी बैटरी, बैटरी से लाइट निकले, ये नैरो सोर्स नहीं है ना। नैरो सोर्स, सोर्स कैसे होने चाहिए? नैरो। अगर नैरो सोर्स ना होंगे तो क्या होगा? चलो देखो फिर, हम ऐसे पढ़ रहे थे कि ये स्लिट है, इसमें दो होल है, यहाँ से एक सोर्स था, उस सोर्स से एक लाइट इधर गई एक लाइट इधर गई, जहाँ पे दोनों लाइटें मिलेंगी ना वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा स्क्रीन के ऊपर। हम ऐसे पढ़ रहे थे। तो ये सोर्स है ना, ये सोर्स दोनों कैसे होने चाहिए? नैरो। अगर ये नैरो सोर्स है तो इनसे एक एक लाइट रह जाएगी, एक एक लाइट रहे, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अगर ये सोर्स नैरो नहीं है, अगर ये वाइड है, अगर वाइड है तो यहाँ से दो लाइटें चली जाएंगी एक साथ, यहाँ से दो लाइटें एक साथ। और ये सोर्स अगर नैरो नहीं है तो मान लो इतना सोर्स है, इतना सोर्स, और इतना सोर्स है, तो इससे एक लाइट रह गई और दूसरी लाइट भी इसी से चली गई, इसी सोर्स से दो लाइटें चली गई और दोनों का इंटरफेरेंस हो गया। तो इसका मतलब दूसरे सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। तो अगर सोर्स नैरो नहीं है तो एक सोर्स के ही डिफरेंट पार्ट के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न हो जाएगा।
ये सोर्स एक है, इसके अलग अलग पार्ट से लाइट आई, इन्हीं के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न हो जाएगा और स्क्रीन पे क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। क्लियर का मतलब एक जगह ब्राइट, एक जगह डार्क, एक जगह ब्राइट, एक जगह डार्क, ऐसा नहीं बनेगा। हर जगह जनरल लाइट सी दिखेगी, जनरल इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब हर जगह ही थोड़ी डिम लाइट दिखेगी। तो कैसे सोर्स होने चाहिए? नैरो सोर्स होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी सोर्स है ना वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, है ना, पहले ही बताया था। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ऐसे सोर्स होने चाहिए जिनसे लाइट निकले वो सेम वेवलेंथ की निकले। सेम वेवलेंथ की निकलेंगे तो यहाँ पे जो कलर बनेंगे ना वो सेम कलर बनेगा। तो अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलेगी तो एक जगह ब्लू, एक जगह ग्रीन, एक जगह येलो। अगर एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी तो स्क्रीन के ऊपर सेम कलर होगा। तो मान लो ब्लू कलर की लाइट है तो ब्लू या फिर डार्क, फिर ब्लू या फिर डार्क, फिर ब्लू या फिर डार्क, क्लियर पैटर्न बनेगा। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से है, ये कंडीशन है। तो ये मेन में नहीं याद कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसमें एनर्जी कंजर्व होती है नहीं होती है वो देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं फिर। इधर लाइट के सोर्स थे, उनसे लाइट आके इधर मिल गई, है ना। एक जगह ब्राइट है, एक जगह डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। तो इधर से लाइट आई थी, इधर से लाइट आई थी। तो उसमें से एक जगह तो ऐसी लाइट मिली कि क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल गए और वो कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई तो डार्क हो गया, डार्क। यहाँ पे ट्रफ और क्रस्ट पे क्रस्ट, ये ज्यादा ब्राइट हो गया। यहाँ पे फिर कैंसिल हो गया, डार्क हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसा है क्या कि जहाँ पे डार्कनेस है वहां पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ है, ये कैंसिल हो रही है। तो पीछे से जो ब्राइटनेस आ रही थी ना उससे कम ब्राइटनेस हो, पीछे से जो एनर्जी आ रही थी उससे कम एनर्जी हो, यहाँ पे कैंसिल हो रही है, कैंसिल होने की वजह से। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितनी एनर्जी कम होगी ना, डार्कनेस वाले पॉइंट पे जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने बताया था क्रस्ट पे क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ पे ट्रफ मिलेगा, तो वहां पे सुपरपोजिशन की वजह से ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा, लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे डार्क वाली फ्रिंज के ऊपर जितनी ब्राइटनेस कम हुई है उतनी ब्राइटनेस यहाँ पे ज्यादा होगी। और टोटल एनर्जी देखेंगे तो पहले जितनी थी उतनी ही अब है। तो टोटल एनर्जी का यहाँ पे कंजर्वेशन होता है। ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वट एवर एनर्जी disappear from the dark fringe and equal energy appears in the bright fringe। यहाँ पे जितनी एनर्जी डिसअपियर होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। सो देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी। ब्राइट स्पॉट बनेगा, डार्क स्पॉट बनेगा, या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी बनेगी, उनका हम कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंटेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहाँ पे ब्राइट लाइट बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। मिनिमा का मतलब जहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इनकी इंटेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम मैक्सिमा की इंटेंसिटी देखें, मैक्सिमा की इंटेंसिटी देखें तो मैक्सिमा तो वहां पे बनता है जहाँ पे क्रस्ट है और ट्रफ पे ट्रफ। एक ही वेव आ गई, दूसरी वेव इसमें आगे मिल गई, है ना। क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ। इसका एम्पलीट्यूड ये है और इसका एम्पलीट्यूड ये है, ये दोनों एम्पलीट्यूड आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों एम्पलीट्यूड आपस में मिल जाएंगे, A1 प्लस A2। तो मैक्सिमम जहाँ पे होगा वहाँ पे दोनों एम्पलीट्यूड मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों एम्पलीट्यूड मिक्स हो जाएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो इन दोनों एम्पलीट्यूड के
सम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, दोनों का मिक्स होगा, ऐड हो गया, तो ये टोटल एम्पलीट्यूड है, तो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम मिनिमा लेंगे तो मिनिमा में तो करस्ट पे ट्रफ आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, तो ये दोनों एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे वाले आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड आएगा A1 माइनस A2, तो यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड ये है, तो यहाँ की इंटेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, तो इस एम्पलीट्यूड के A1 माइनस A2 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इनका हम कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ये थी मैक्सिमा की और ये मिनिमा की। चलो फिर आई मैक्सिमा अपन में आई मिनिमा। मैक्सिमा के तो ये है A1 प्लस A2 इसका स्क्वायर, मिनिमा की ये है A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनका कंपेरिजन होगा, ये मैक्सिमा होगा वहां पे दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होकर स्क्वायर होगा, मिनिमा होगा वहां पे सब्ट्रैक्ट होके स्क्वायर। इससे आगे और भी फॉर्मूले बना सकते हैं इनके, चलो बनाते हैं फिर। आगे और फॉर्मूले हम ये बना सकते हैं, इस सारे को हम A2 से डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को A2 से डिवाइड करेंगे, ये A1 है A2 से, तो इसको भी A2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको A2 से डिवाइड करेंगे तो A2 इसके भी नीचे आएगा, तो लिख दो फिर A2 इसके नीचे आएगा तो A1 बाई A2, फिर प्लस है A2 इसके भी नीचे आएगा तो A2 बाई A2 1 हो गया कट के 1, और इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी A2 से डिवाइड किया है तो A1 बाई A2, तो A1 बाई A2, यहाँ पे भी A2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे A1 बाई A2 है ना, A1 बाई A2 है, इसको R से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये R क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, 4 मिनट के बाद फिर ज्वाइन कर जाएंगे सभी। तो R क्या है, रेशियो है किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव, जिन वेव का इंटरफेरेंस होने जा रहा है ना, दोनों आपस में मिल रही है, इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो है, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑफ इंटरफेयरिंग वेव। ठीक है, तो इसकी जगह हम R लिख सकते हैं, तो ये इंटेंसिटी का हमने कंपैरिजन कर दिया, क्या कंपैरिजन कर दिया, यहाँ पे R लिख देंगे, R+1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी R लिख देंगे, R-1 का स्क्वायर। तो कहीं पे भी कंपैरिजन करना है, अगर उनका एम्पलीट्यूड हमें पता हो तो हम इस फॉर्मूले से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। R ध्यान में रखना है, R क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड A1 बाई A2, तो यहाँ पे पुट करके हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, हमें ये पता लग गया कि R इजिकल टू A1 बाई A2, अगर इसी को हम इंटेंसिटी के साथ देखें, इसका रिलेशन इंटेंसिटी से देखें, तो चलो देखो फिर ऐसे करेंगे, R के इक्वल में क्या है, A1 बाई A2, इस तरह से है। अगर A1 की इंटेंसिटी देखेंगे तो I1, A2 की इंटेंसिटी देखेंगे तो I2, और दोनों के मिक्स होने के बाद इंटेंसिटी I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटेंसिटी तो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंटेंसिटी भी इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा स्क्वायर, और इनका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, इनका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट। तो कहने का मतलब ये है, इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा ना, तो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ इंटेंसिटी के, तो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ऐसा भी कहाँ पे आ सकता है कि एम्पलीट्यूड दे रखा हो इंटेंसिटी निकालो, है ना, एम्पलीट्यूड दे रखा हो तो इंटेंसिटी सीधा निकाल देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड दे इंटेंसिटी दे रखी हो तो एम्पलीट्यूड निकालना हो तो इंटेंसिटी का अंडर द रूट करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, तो थंब इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आ रहा है, कौन कौन एक्टिव है। प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। चलो देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लाइट रे आएंगी, जैसे ये स्क्रीन है, यहाँ से एक लाइट रे आई, एक लाइट रे इधर से आई,
और हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये वेव की फॉर्म में आई। ठीक है, वेव की फॉर्म में आई। ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से दोनों यहाँ पे मिल गई, दोनों यहाँ पे मिल गई। तो मान लो क्रस्ट पे क्रस्ट मिली और ट्रफ पे ट्रफ, तो यहाँ पे ब्राइट बन गया, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह से स्क्रीन पे पैटर्न बन गया। वो डबल स्लिट थी ना, उस डबल स्लिट में से इधर से लाइट आई और यहाँ पे मिल गई, ये पैटर्न बन गया स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर हम एक लाइट रे के बीच में